Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome again to our Vidya Vihar family. So we are back again with the first lecture of the day. जैसा कि आप लोगों को पता है हमारे चैनल पे 3 लेक्चर आता है विद्या विहार के द्वारा लाया जा रहा है। वो 3 लेक्चर में सबसे पहला लेक्चर आता है डेली करंट अफेयर्स जो कि एमसीक्यू टाइप का होता है। उसके बाद आता है हमारा द हिंदू का एडिटोरियल से रिलेटेड जो वोकैब आता है वो आता है, और तीसरा लेक्चर आता है करंट अफेयर्स शो जो कि डेली आता है। और ये तीनों लेक्चर आपको सुबह 9 बजे से पहले मिल जाता है। ये डेली करंट अफेयर जो एमसीक्यू टाइप का रहता है ये आपको रात के 2 से 3 बजे तक मिल जाएंगे, जो कि सुबह 5 बजे आपको मिल जाए। बाकी जो हमारा वोकैब का लेक्चर रहेगा वो मॉर्निंग में आपको 7 बजे तक मिल जाएगा, और डेली करंट अफेयर शो हमारा 9 बजे तक मिल जाएगा। सो अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसे शेयर भी कर दें। चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये जो हमारा आज का डिस्कशन रहने वाला है ये 14 अगस्त का रहने वाला है। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये एकदम रीसेंट न्यूज है, आज का ही कल का ही ये न्यूज है कि हु इज द फर्स्ट वुमेन ऑफ कलर नॉमिनेटेड बाय डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ यूएसए फॉर द पोस्ट ऑफ अ वाइस प्रेसिडेंट। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा उपाध्यक्ष के पद के लिए नॉमिनेट की गई पहली महिला कौन है। यहाँ पर एक फ्रेज है वुमेन ऑफ कलर, ये यूएसए में ये फ्रेज काफी यूज होता है, चाहे वुमेन ऑफ कलर हो या फिर पीपल ऑफ कलर। इसका मतलब होता है नॉट वाइट, यानी कि जो गोरे लोग नहीं है उसको बोला जाता है वुमेन ऑफ कलर, यानी जैसे आप मान सकते हो ब्लैक। तो ये पहली ऐसी इंडियन ओरिजिन की जो कि ब्लैक है और इसे डेमोक्रेटिक पार्टी के द्वारा उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया। कौन है वो? ऑप्शन है हमारा प्रीति पटेल, कमला हैरिस, अंशुला कान, गीता गोपीनाथ। तो इसका आंसर जो है वो है कमला हैरिस। ये इंडियन ओरिजिन की है सबसे पहली बात, दूसरी बात ये ब्लैक है, और तीसरी बात ये द फर्स्ट वुमेन है, ये यानी कि ये द फर्स्ट वुमेन ऑफ कलर है, यानी कि पहली वुमेन है जो कि व्हाइट नहीं है, उन्हें सेलेक्ट किया गया। और वो भी सबसे बड़ी पार्टी बोली जाती है डेमोक्रेटिक पार्टी और डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी, दो पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी में बोली जा रही है। यानी कि इन दोनों में से किसी पार्टी का मेंबर बनना, आपको नॉमिनेट किया जाना काफी बड़ी बात है, काफी बड़ी उपलब्धि है एक भारतीय ओरिजिन की महिला के लिए। चलिए ये तो हमने आंसर देख लिया। हाँ, इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी देख लीजिए कि इनकी माँ जो है वो इंडियन है और इनके फादर जो है वो जमैकन है। अब चलिए देखते हैं ये प्रीति पटेल कौन है। ये भी काफी फेमस है, काफी ज्यादा न्यूज में ये रही थी, ये इंडियन ओरिजिन है। चलिए इनके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं ये क्या है। इंडियन ओरिजिन होम सेक्रेटरी है ये, का सोच सकते हैं कितना बड़ा पोस्ट है ये। होम सेक्रेटरी ऑफ, कहां की होम सेक्रेटरी है? ब्रिटेन की, यानी इंडियन ओरिजिन होम सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटेन। अंशुला कांत एमडी ऑफ एसबीआई, ये एसबीआई की एमडी है, साथ ही साथ इन्हें वर्ल्ड बैंक के द्वारा एमडी बनाया गया, एंड सीएफओ यानी कि चीफ फाइनेंस ऑफिसर ऑफ वर्ल्ड बैंक। कितने बड़ी पोस्ट है ये, आप समझ सकते हो। वर्ल्ड बैंक का एमडी बनना एंड सीएफओ बनना, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनना, कितनी बड़ी बात है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के बाद का ये पोस्ट होता है, आप सोच सकते हो कितनी बड़ी बात है। गीता गोपीनाथ ये है चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ आईएमएफ, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ इकोनॉमिस्ट है। और ये सबसे बड़ी बात है, ये फर्स्ट फीमेल है, और वो फीमेल हमारी इंडियन ओरिजिन है। यानी कि ये चारों के चारों जो है हमारे इंडियन ओरिजिन है, और चारों वर्ल्ड में ऐसे पोस्ट पर हैं जिस पोस्ट पर बैठने का लोग सपना देखते हैं, लोगों से पॉसिबल नहीं हो पाता कि उस पोस्ट में आप जाके बैठो। एमडी का मतलब होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, और सीएफओ का होता है, मैंने बता दिया, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। चलते हैं सेकंड न्यूज की ओर। नितिन गडकरी हैज लॉन्च्ड वन माइक्रोवेव डिवाइस नेम्ड अतुल्य, इट हैज बीन सर्टिफाइड बाय। नितिन गडकरी जी के द्वारा अतुल्य नाम से एक माइक्रोवेव उपकरण को लॉन्च किया गया। यह किसके द्वारा प्रमाणित किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है इसरो, सेकंड ऑप्शन डीआरडीओ, तीसरा नासा, चौथा स्पेसएक्स। कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से बताएं आप लोग। तो ये जो मेरा आंसर होगा वो होगा डीआरडीओ, यानी डीआरडीओ मेरा आंसर है, यानी डीआरडीओ द्वारा इसे सर्टिफाइड किया गया। और ये अतुल्य है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एक माइक्रोवेव डिवाइस है जिसका मेन काम है डिसइंफेक्टेंट की तरह ये काम करता है, यानी कि इसका मेन काम है सैनिटाइज करना। ये 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर 5 मीटर तक में जो भी चीज होगा उस सब चीज को, ये पूरे प्रेमिस को सैनिटाइज करने की कैपेसिटी रखता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, मेड इन इंडिया है, 100% मेड इन इंडिया।
काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो सकता है। 100% मेड इन इंडिया और बेस्ड ऑन किस पे बेस्ड है, किस कहाँ के स्टैंडर्ड पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन फ्रेंच एंड अमेरिकन स्टैंडर्ड। ये सभी पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है ये सब पॉइंट। और नितिन गडकरी के अंदर कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME इनके अंदर है। चलिए थोड़ा सा इसरो के बारे में देख लेते हैं। इसरो क्या होता है, हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत की इकलौती रिसर्च स्पेस एजेंसी है। DRDO क्या होता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये एयरफोर्स, एयरफोर्स, नेवी, मतलब जितने भी हमारे आर्म फोर्सेस हैं उनसे रिलेटेड जितना भी रिसर्च का काम होता है वो DRDO ही देखता है। तीसरा है नासा। नासा का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये है हमारी USA की स्पेस एजेंसी। और चौथा स्पेस एक्स, काफी ज्यादा भी न्यूज में था। इलॉन मस्क की ये कंपनी है जो कि अब लोगों को धरती पर से स्पेस की यात्रा कराएगा, ये स्पेस की टूर कराएगा। चलते हैं तीसरे न्यूज की ओर, जो कि है हमारा हु हैज वॉन 17th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स, यानी 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है। ऑप्शन है हमारा लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपेन, वल्टरी बोटास और चार्ल्स लेक्लेरेक। इन चारों में से किसने जीता है 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स। तो इनमें से जो जीता है वो है मैक्स वर्स्टैपेन ने। आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि लुइस हैमिल्टन ही जीतता होगा, क्योंकि हर बार लुइस हैमिल्टन ही जीतते हैं, बट इस बार मैक्स वर्स्टैपेन ने उन्हें पिछाड़ के फर्स्ट पोजीशन हासिल कर लिया और ये सेकंड पोजीशन पे पहुंच गए हैं। तो थोड़ा सा देख सकते हैं कि कौन कहां किसके लिए काम करता है। तो ये मैक्स वर्स्टैपेन जो है ये रेडबुल के लिए गाड़ी चलाते हैं, जो कि आपका बेल्जियन डच फ्लैग के अंदर काम करते हैं। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज चलाते हैं, ये मर्सिडीज को रिप्रेजेंट करते हैं और ये यूके से है। तीसरा देखते हैं कौन है हमारे, वाल्टरी बोटास, ये भी मर्सिडीज और ये भी बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। और चार्ल्स लेक्लेरेक, ये हैं हमारे मोनाको कंट्री के और ये फेरारी से चलते हैं, फेरारी को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं सबका मैंने बता दिया, लुइस हैमिल्टन रेडबुल मर्सिडीज, मैक्स वर्स्टैपेन रेडबुल, वाल्टेरी बोटास मर्सिडीज, चार्ल्स लेक्लेरेक फेरारी। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा YSR चौथा योजना किसके द्वारा शुरू की गई। हु हैज लॉन्च्ड YSR चौथा स्कीम। तो ऑप्शन में आपका जगन मोहन रेड्डी, योगी आदित्यनाथ, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो ये हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा YS जगन मोहन रेड्डी। इन्होंने ही ये YSR चौथा योजना स्टार्ट की है। तो यहाँ पे तो मैंने सबका नाम दे दिया, अब चलिए इनका स्टेट का नाम दे देते हैं। ये है हमारे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ, इनको कौन नहीं जानता, यूपी के मुख्यमंत्री। उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के, काफी न्यूज में अभी महाराष्ट्र भी। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की, ये तो दीदी वेस्ट बंगाल को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। आंध्र प्रदेश को 1953 में स्टेट बनाया गया और ऐसा बोला जाता है कि फर्स्ट इंडिया का लिंग्विस्टिक स्टेट है। पहले इंडिया में बात किया जा रहा था कि लिंग्विस्टिक बेस स्टेट का डिवीजन नहीं होगा, बट काफी आंदोलन के बाद लिंग्विस्टिक बेस पे स्टेट बनने वाला पहला राष्ट्र बना हमारा आंध्र प्रदेश, जो कि हैदराबाद से तेलुगु स्टेटिंग एरिया को काटकर बनाया गया। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि YSR चौथा स्कीम क्या है। इस स्कीम के तहत 45 से 60 साल की वुमेन को, इस बीच में जो भी वुमेन आएगी उनको सालाना 18,750 रुपये प्रदान किए जाएंगे हर साल। और ये कब तक प्रदान किए जाएंगे, 4 ईयर तक। इसके तहत बोला जा रहा है कि 23 लाख महिलाओं को इस स्कीम का फायदा उठाया जाएगा, मिलेगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा PM हसन दियाब ऑफ विच कंट्री हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट रिसेंटली। हाल ही में किस देश के PM हसन दियाब ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। किसने की है तो बताइए जल्दी से। मॉरिटानिया, आयरलैंड, पेरू, लेबनान, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। तो ये है हमारा लेबनान के प्राइम मिनिस्टर ने, और वहां पे क्या हुआ था आपको पता होना चाहिए। इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, NH4NO3 यानी अमोनियम नाइट्रेट। इसका ब्लास्ट हुआ था, काफी सारे लोगों की जान गई थी। आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा, कितना ज्यादा खतरनाक ये ब्लास्ट था।
मतलब आप उम्मीद नहीं कर सकते हो कि कितना ज्यादा खतरनाक ये हो सकता है। 250 किलोमीटर तक इसकी आवाज सुनाई गई थी। और इसका मेन कंपोनेंट क्या था? अमोनियम नाइट्रेट। इसकी राजधानी मेरी कहा है? बेरूत। ये एक अच्छी बात थी कि एक बंदरगाह पे हुआ था, जहां पे बहुत कम ही लोग थे, जो कि लोगों की जान कम गई, वरना ये एक पूरी की पूरी सिटी को बर्बाद करने की ताकत रखता है। चलिए, अब जब यहाँ देख लिए लेबनान के प्राइम मिनिस्टर के बारे में, तो थोड़ा सा देख लेते हैं मॉरिटानिया के प्राइम मिनिस्टर भी कौन है। तो ये है हमारे एमडी मोहम्मद औलाद बिलाल। ये है हमारे मॉरिटानिया के प्राइम मिनिस्टर। आयरलैंड के हैं माइकल मार्टिन। पेरू के हैं हमारे वाल्टर मार्टोस। ये सब, और सबसे बड़ी खूबी क्या है कि ये सब जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं काफी रिसेंट बने हैं, काफी हाल फिलहाल में ही इन लोगों के द्वारा अपना पदभार संभाला गया है। चलिए, थोड़ा सा मॉरिटानिया की सैर करा दूं आप लोगों को, क्योंकि मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि बहुत कम ही लोग जानते होंगे मॉरिटानिया कहाँ है। ये रहा हमारा प्यारा भारत। चलिए आते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। ये आए हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। यहाँ रहा हमारा मॉरिटानिया। नेबरिंग कंट्री कौन सी है? माली, अल्जेरिया, वेस्टर्न सहारा। आप देख सकते हो ये सब हमारी नेबरिंग कंट्री है। सेनेगल भी है। एक बार आप जब भी किसी कंट्री को देखें ना, उसके नेबरिंग कंट्री को जरूर देख लें, और कहाँ पे ये है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये बेस्ड है। दूसरा चलते हैं, आयरलैंड को देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन था हमारा आयरलैंड। तो आयरलैंड जो है हमारा यूके के आसपास होगा। ये रहा यूके। हाँ, चलिए ऊपर ये रहा हमारा आयरलैंड। यूके के ठीक बगल में हमारा आयरलैंड है। तीसरा हम लोग चलते हैं यूरोप में। पेरू में। पेरू हमारे के लिए हमें जाना होगा साउथ अमेरिका। और ये रहा हमारा पेरू कंट्री। ब्राजील के ठीक बगल में है बोलीविया। इक्वाडोर कोलंबिया से अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। चीले से भी अपनी ये बाउंड्री शेयर कर रहा है। लेबनान भी देख लीजिए, काफी न्यूज में है। जो चीज मेन न्यूज में उसी को नहीं देखा हूं मैंने। लेबनान जो है हमारा सीरिया के पास है। चलिए चलते हैं, सीरिया कहाँ है? ये रहा सीरिया। सीरिया के पास की कंट्री है लेबनान। नेबरिंग कंट्री इजराइल, सीरिया। तो यहीं पर जो धमाका हुआ था अमोनियम नाइट्रेट के कारण, वो इसी जगह पे हुआ था। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन डिस्कशन पे। स्मार्ट कनेक्ट स्कीम इज लॉन्च्ड इन विच स्टेट? यानी कि स्मार्ट कनेक्ट स्कीम किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन है आपके पास छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो ये शुरू की गई है पंजाब सरकार के द्वारा। क्या कहता है ये स्कीम? ये स्कीम कहता है कॉलेज जाने वाले या स्कूल जाने वाले क्लास 12 में पढ़ने वाले सारे बच्चे को स्मार्टफोन दिया जाएगा। और ये वहां की सरकार के द्वारा इलेक्शन के टाइम पे वादा किया गया था, जिसको अब पूरा करने का टाइम आ गया है। यानी कि इस स्कीम के तहत क्या दिया जाएगा? स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। स्मार्टफोन डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए? क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए, फॉर क्लास 12 स्टूडेंट। आप लोग नोट करते चलें इस चीज को। चलिए, जब सारे स्टेट का नाम आ गया है तो सभी स्टेट के बारे में देख ही लेते हैं कि हाल फिलहाल में वहां कौन कौन सा स्कीम को चलाया गया है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ को देखते हैं। यहाँ हाल फिलहाल में एक स्कीम चलाया गया है जिसका नाम है इंदिरा वन मितन योजना। ये योजना क्या कहता है मैं लिखूंगा उतना नहीं, बस थोड़ा सा बता देता हूं कि 10,000 विलेज में यूथ ग्रुप फॉर्म किया जाएगा, जो फॉरेस्ट बेस्ड यानी कि जो ट्राइबल एरिया रहेगा उससे बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंट्रोल करेंगे, उसको बढ़ाएंगे, उसको प्रोग्रेस करने में हेल्प करेंगे सरकार की। दूसरा है हमारा त्रिपुरा। त्रिपुरा के बारे में भी देख लेते हैं। त्रिपुरा की है हमारा मुख्यमंत्री यानी सीएम मातृ पुष्टि उपहार स्कीम। यह त्रिपुरा सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। इसका मेन काम क्या है? न्यूट्रिशन किट्स प्रोवाइड किया जाएगा प्रेग्नेंट और लैक्टिंग वुमेन को। जो कि प्रेग्नेंट वुमेन है उनको न्यूट्रिशन किट्स प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि उनके बच्चे के लिए और उनके लिए भी काफी यूजफुल होगा। पंजाब सरकार के बारे में बता ही दिया मैंने। मध्य प्रदेश के बारे में देखते हैं। यहाँ है चरण पादुका इनिशिएटिव, काफी अच्छा है। चरण पादुका रामायण में आप लोगों ने सुना होगा। इस इनिशिएटिव के तहत क्या था? जो भी लेबर माइग्रेंट वर्कर्स अपने घर के लिए पैदल ही निकल पड़े थे, उन सबको शूज एंड स्लीपर गिफ्ट करना। यह है मध्य प्रदेश सरकार की स्कीम। काफी अलग स्कीम है ना थोड़ी सी। चलिए नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ सेल? सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? और ये सेल का पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टील अथॉरिटी ऑफ
इंडिया। ऑप्शन आपके पास सोमा समंडल, चंद्रिमा शाह, संगीता रेड्डी, अंशुला कांत। ये चारों में से कौन बनी है सेल की पहली महिला चेयरमैन? तो ये जो अपॉर्चुनिटी मिला है वो मिला है सोमा मंडल जी को। यही बनी है हमारी सेल की पहली महिला अध्यक्ष। और ये सोच सकते हो कि महिला को अध्यक्ष का पोस्ट मिला हुआ है इस मेन प्रधान सोसाइटी में। कितनी बड़ी बात है, कितनी टैलेंटेड यंग मैन है। चलिए इनके बारे में तो हम लोगों ने देख लिया कि सोमा मंडल को क्या पोस्ट मिला है। अब सबके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि चंद्रिमा शाह क्यों मैं यहाँ पे नाम लिखा हूं इनका। ये वर्क करती हैं इंडियन नेशन साइंस एकेडमी में और ये भी वहां काफी अच्छे पोस्ट पे विराजमान हैं। संगीता रेड्डी हैं FICCI की चेयरमैन। ये सब लोग चेयरमैन हैं कहां की? एक है हमारी INSA की चंद्रिमा शाह, FICCI संगीता रेड्डी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है FICCI का? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्पेलिंग आप लोग को नहीं पता चल रहा है, मैं जो बोल रहा हूं उसे सुन के लिख लीजिए। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और लास्ट अंशुला कांत, इनके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया, MD एंड CFO ऑफ वर्ल्ड बैंक। सेल के बारे में थोड़ी सी और जानकारी रख लेते हैं कि इसको इस्टेब्लिश किया गया था 19 जनवरी 1954 को। इसके हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। थोड़ी सी स्टैटिक इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। विच कंट्री हैज गिवन बांग्लादेश द ग्रेटेस्ट एवर लोन पैकेज? किस देश ने बांग्लादेश को अब तक का सबसे बड़ा ऋण पैकेज दिया है? जापान, भारत, अमेरिका या फिर रसिया। इस चार में से कौन सा ऑप्शन होगा? तो ये ऑप्शन जो सही होगा वो है जापान। 2012 के बाद ऐसा बोला जाता है कि जापान एकलौती कंट्री है जो बांग्लादेश को हमेशा असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है। इस बार भी सबसे ज्यादा सबसे बड़ा अमाउंट में लोन प्रोवाइड कराया गया है बांग्लादेश को जापान के द्वारा। और ये कितना है? $3.1 बिलियन। सोच सकते हो कितना बड़ा अमाउंट है। और ये इंटरेस्ट रेट उन्होंने कितना रखा है? 0.65%। और लोन रिपेमेंट पर पीरियड है टाइम 30 इयर्स का। और जो ग्रेस पीरियड है वो इसी 30 साल में जुड़ा हुआ है। स्टार्टिंग का 10 ईयर, फर्स्ट 10 ईयर जो है वो ग्रेस पीरियड है। क्या मैप में देखना है? चलिए मैप में मैं आपको घुमा देता हूं जापान। ये रहा हमारा प्यारा भारत। जापान, चलिए ये रहा हमारा जापान। सी ऑफ जापान है इसकी नेबरिंग आप बोल सकते हो कि सी, ईस्ट चाइना सी और इधर पैसिफिक ओशियन है। मैंने सुबह भी इसे दिखाया था इसलिए मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। ये तो हमारी प्यारी कंट्री भारत है ही, आप लोग जानते ही है। USA देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। USA की सैर पे चलते हैं हम लोग। ये रहा USA, कनाडा, मैक्सिको, ये सब इनकी नेबरिंग कंट्री है। और उसके बाद लास्ट आते हैं रसिया। ये सब ऑप्शन में जो कंट्री रहे आप लोग उसको जरूर देखें। ये हमारा रसिया। नेबरिंग कंट्री मंगोलिया, कजाकिस्तान, चाइना मतलब इसकी काफी सारी नेबरिंग कंट्री है, यूक्रेन, बेलारूस। तो अब चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। बस मैप में मेरा दिखाने का उद्देश्य ये है कि अगर आपको वर्ल्ड का मैप दिया जाए तो आप एक बार अंदाजा लगा सको कि वो कंट्री कहां पे है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच बिकम द ओनली कंपनी इन द टॉप 100 लिस्ट ऑफ फॉर्च्यून ग्लोबल? यानी कि फॉर्च्यून ग्लोबल की शीर्ष 100 सूची में एकमात्र भारतीय कंपनी कौन बनी? तो ऑप्शन है आपके पास ONGC, रिलायंस, IOC, SBI। IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और रिलायंस तो आपको पता ही है मुकेश अंबानी जी का रिलायंस। तो ये जो बना है ये बना है रिलायंस। अब ये पहले जान लेते हैं कि ये 100 लिस्ट ऑफ फॉर्च्यून ग्लोबल क्या होता है। ये एनुअल रैंकिंग प्रोवाइड कराता है जो कि टॉप 100 कॉर्पोरेशन वर्ल्ड वाइड में, चूंकि ये 100 लिस्ट है इसलिए 100 कॉर्पोरेशन पूरे वर्ल्ड में जो टॉप 100 कॉर्पोरेशन है उसका एक लिस्ट प्रोवाइड कराता है। और ये किस बेसिस पे प्रोवाइड करता है? रेवेन्यू के बेसिस पे। उसका रेवेन्यू जनरेशन कितना है? तो ONGC का जो रेवेन्यू जनरेशन है वो देख लेते हैं हम लोग, $57 बिलियन। ये है ONGC का। रिलायंस का हमारा कितना है? रिलायंस का हमारा $86.2 बिलियन। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का कितना है? $69.2 बिलियन। थोड़ा सा आप लोग इसको दिमाग में रखेंगे। और SBI का कितना है? $51 बिलियन। अब एक एक बार रैंक भी देख लेते हैं। तो ONGC का जो रैंक है इस लिस्ट में है 190। रिलायंस का जो रैंक है वो है 96।
सॉरी 96। आईओसी का जो हमारा रैंक है वो है 151 और एसबीआई का रैंक है 221। ये सबका रैंक आपसे पूछा जा सकता है। हालांकि 100 में इकलौती कंपनी है रिलायंस जो कि 96 पोजीशन पे है। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है रिसेंटली लोकसभा हैज स्टार्टेड बिगिनर लेवल कोर्स ऑफ विच लैंग्वेज। हाल ही में लोकसभा ने किस भाषा का शुरुआती स्तर का पाठ्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन है फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, जापानीज। तो ये होगा आपका फ्रेंच। फ्रेंच लैंग्वेज का पाठ्यक्रम शुरू किया गया है हमारे लोकसभा में। और ये स्टार्ट किया गया किसके द्वारा? प्राइड के द्वारा। ये पाठ्यक्रम जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया रहा गया है ये प्राइड के द्वारा। और ये प्राइड का फुल फॉर्म क्या है वो देख लेते हैं। पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा इस इनिशिएटिव को लाया गया। और अभी तक बोला जा रहा है कि 57 ऑफिशियल ने इनके लिए रजिस्ट्रेशन कर भी लिया है, यानी कि। और हमारे स्पीकर के द्वारा, ओम बिरला जी के द्वारा कहना है कि आजकल के जमाने में हमेशा एक्स्ट्रा लैंग्वेज की जानकारी सबको रखनी चाहिए, खासकर ऑफिशियल को तो रखनी ही चाहिए। सो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर खत्म हो रहा है। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। थोड़ी देर बाद क्या, मॉर्निंग में सुबह 6 बजे 7 बजे के आसपास वोकैब के साथ। उसके बाद फिर 9 बजे हम लोग मिलेंगे डेली करंट अफेयर्स के साथ। लेक्चर पसंद आ रहा हो तो इसे हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जो भी आपका कोई सुझाव है उसको कमेंट करें और प्रत्येक लेक्चर को लाइक जरूर करते जाएं अगर अच्छा लग रहा है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।